चलिए दोस्त, मैं हरिश्चंद्र यादव फिर से आपको अपने चैनल रसायन गंगा में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा था यूनिट सेल के प्रकार और उनकी संरचनाएं, और उसके बाद देखा था कि किसी यूनिट सेल में कितने परमाणु कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तक हमारी बात आपसे हो चुकी थी और अब हमें यह देखना है कि जो एटम्स किसी यूनिट सेल में पाए जाते हैं उसमें तो आर होता त्रिज्या होती है, और यूनिट सेल में जो भुजा होती है जिसको हम ए से निरूपित करेंगे, आगे बताएंगे आपको। भुजा और उस गोले मतलब परमाणु के त्रिज्याओं में क्या संबंध है, प्रत्येक सेल के बारे में बताएंगे, चाहे वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो, चाहे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो। इन सभी सेलों को एक एक करके हम बारी बारी समझेंगे ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम किसी एससी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता क्या है, आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कोने पर 8 परमाणु पाए जाते हैं और सभी परमाणुओं की त्रिज्या एक समान होती है। देखते हैं, एक हम क्यूबिक सेल बनाएं। क्यूबिक सेल ऐसा होगा कि प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होगी। सभी को मिला दिया और प्रत्येक कोने पर परमाणु पाए जाएंगे और सारे परमाणु एक दूसरे को टच करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर गोला बड़ा छोटा हो गया लेकिन उसकी त्रिज्याएं सबकी बराबर होंगी, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। ऊपर की संरचना हम देखेंगे तो ये सारे गोले एक दूसरे को टच करेंगे और कुछ इस प्रकार से इसका फेस बनेगा। तो बात करें किसी भी भुजा की बात करें, चाहे ये हो चाहे ये हो, देखने में बड़ी छोटी लग रही है लेकिन वास्तव में ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्यूब का माने ही है जिसमें सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों। तो मान लेते हैं ये भुजा यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारी भुजाएं ये ए हैं। यहाँ पर भी ये भुजा ए है, यहाँ पर भी भुजा ये ए है, यहाँ पर भी सारी भुजाएं ए हैं। कुल मिलाकर के किन्हीं दो गोलों के बीच की दूरी स्मॉल ए है। हम लिखें, माना दो गोलों के बीच की दूरी बराबर ए है, और ए जो है उस क्यूबिक सेल की भुजा भी है, और गोले का यानी कह सकते हैं गोले की त्रिज्या बराबर कह सकते हैं स्मॉल आर है। हमें इसी ए और आर के बीच में संबंध निकालना है, यानी आपको एससी में ए तथा आर के मध्य संबंध निकालना है। ये कुछ था। ए मतलब भुजा क्यूबिक सेल की और आर मतलब उसके अंदर पाए जाने वाले गोले की त्रिज्या। तो दोस्त, हम यहाँ देख रहे हैं कि दो गोले ये हैं, दो गोले ये हैं और ये भी गोला गोला, यानी कि प्रत्येक गोले जिस गोले से टच किए हैं उसके बीच की दूरी स्मॉल ए है। अच्छा, प्रत्येक गोले की त्रिज्या भी स्मॉल आर है। यहाँ तक स्मॉल आर इसके लिए भी है, यहाँ तक स्मॉल आर इसके लिए भी है। गोला कोई भी हो, हम ए बी सी डी 4 गोले कह देते हैं, ए बी सी डी, और चारों गोलों की त्रिज्या एक समान है। तो एक समान है कि मतलब स्मॉल आर इसके लिए भी है,
स्मॉल आर इसके लिए, स्मॉल आर डी के लिए भी, स्मॉल आर सी के लिए। तो हम देखते हैं यदि बताया गया कि दो गोलों के बीच की दूरी ए है, चलिए है ये ए, दो गोलों के केंद्र के बीच की दूरी स्मॉल ए है और यह स्मॉल ए बराबर है स्मॉल ए, ये स्मॉल ए बराबर है 2 आर के, एक आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ए बराबर 2 आर। एकदम स्पष्ट है, किसी में भी जाइए, चाहे ये सी डी गोले के भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 2 आर बराबर ए है। ये ए डी की बात करेंगे तो ए डी बराबर जो ए है उसमें भी 2 आर है, या ए बी बराबर हम बात करेंगे वो भी ए है और ए बराबर 2 आर है। तो ऐसा करेंगे तो ए बराबर 2 आर है, या हम कह सकते हैं आर बराबर ए बाई 2। ये इसका फार्मूला होता है, ए और आर के बीच में संबंध है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है, यानी ऐसे सेल जिसके केवल कोने पर परमाणु पाए जाते हों, उसमें भुजा तथा उसके त्रिज्या के बीच में जो संबंध होगा R = a/2 होगा। यानी बहुत सिंपल है कि गोले की त्रिज्या अगर आपको ज्ञात करनी है और भुजा की लंबाई दे दी गई है तो बस उसका आधा करेंगे, इस गोले की त्रिज्या आ जाएगी। तो चलिए हम एक जगह इसे लिख देते हैं। यस्सी के लिए अगर बात कर लें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लें तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा a/2। ये पहला फार्मूला है और पहला सेल भी रहा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये पहला सेल रहा। सेम इसी प्रकार से अब हम चलते हैं BCC के लिए। BCC कहें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि ऐसा सेल जिसमें एक परमाणु सेल के बीचों बीच में पाया जाए। बनाते हैं उस चित्र को, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ लिख देते हैं BCC, मेन हेडिंग यही रहेगी, ए तथा, ज़्यादा ऊपर हो गया दिख नहीं रहा है, ए तथा आर के मध्य संबंध। ये मुख्य है, हमने एससी के बारे में देख ही लिया। अब हमें देखना है BCC के लिए। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाएं। फिगर कैसे बनेगा कि एक पहले आप यूनिट सेल बनाइए, वो भी क्यूबिक फॉर्म में, फिर उसके बाद इन भुजाओं को आपस में मिला देते हैं। ये हो गया आपका क्यूब। क्यूब बनाने के बाद यहाँ पर सभी गोलों को हम रख देते हैं इस प्रकार से, और एक गोला इसके बीचों बीच में पाया जाएगा। जब बीचों बीच में पाया जाएगा तो इसका योगदान संपूर्ण होता है। पहले वाले वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि इसमें अगर कहा जाए कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम जो होता है वो 2 हो जाता है, क्योंकि ये 1/8 1/8 करके 8 बार जोड़ेंगे, या 8 × 1/8 करेंगे तो बराबर 1 आएगा, और बीच में परमाणु के होने के कारण इसका संपूर्ण योगदान होता है। तो कुल मिलाकर के 2 परमाणुओं का योगदान होता है। लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें ए और आर के बीच में संबंध निकालना है। अच्छा ध्यान से समझिए, ये 4 गोले ऊपर हैं और 4 गोले नीचे हैं, 4 गोले ऊपर हैं और ये 4 गोले नीचे हैं। कौन कौन से गोले किसे टच करते हैं पहले तो ये जानना जरूरी है। खूब ध्यान से समझिए, अगर हम इस गोले की बात करें तो ये गोला ऊपर है, अगर हम इस गोले की बात करें तो ये गोला उसके नीचे है, इस गोले की बात करें तो ये नीचे, यानी कि 1 2 3 4 हम करें अगर A B C D, 4 गोले ये हो गए। उसके बाद E F G H, इस गोले का नाम नहीं दे रहे हैं
यह गोला सेंटर में है, इसका लैटिस तो बनेगा लेकिन यहाँ किसी भुजा के टच में नहीं है, ये गोला बीचों बीच में है। तो समझते हैं कि ये गोला किस गोले से टच करता है। ध्यान दीजिएगा कि यदि हम यहाँ से शुरुआत करें तो ये गोला इस गोले को नहीं बल्कि इस गोले को टच करेगा और उस गोले को टच करते करते इस कोने टच करेगा, यानी कि विपरीत कोने को टच करता है, यानी कि विकर्णवत होगा। और विकर्ण बनेगा कब? ये ए वाला कोना, ये वाले कोने से यदि कोई वस्तु, हम लंबी वस्तु यस तक रखते हैं तब जा कर के वो विकर्ण बनाएगा। क्योंकि ए और एफ के बीच में विकर्ण नहीं बनेगा तो ए और बीच वाले गोले और साथ साथ ही एच के बीच विकर्ण बनेगा, और जो यहाँ आपका एक गोला दिखाई दे रहा है वो टच में होगा। मतलब कुछ ऐसे होगा, ये गोला ये हो गया और ये मध्य वाला गोला हो गया और ये किनारे वाला गोला हो गया। इसका केंद्र जो ए वाला है ये, और ये है डी, सॉरी ये है एच, इसका केंद्र ये है, बीच वाले का केंद्र ये है और एच वाले गोले का केंद्र ये है। ये तीनों गोले आपस में टच करेंगे। यहाँ देखेंगे ये जो तीनों गोले हैं, ये वाला गोला और ये वाला गोला और ये वाला गोला, ये तीनों गोले आपस में टच करेंगे। अच्छा, टच करेंगे तो एक आर यहाँ पर होगा, एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर। कुल मिला करके अगर हम बात करें ए से लेकर के यस तक की दूरी, तो ए एच बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, कुल मिलाकर के 4 आर के बराबर। एकदम स्पष्ट है चित्र से। अच्छा, फिर देखते हैं ये वाला गोला इस गोले को टच नहीं करेगा, ये वाला गोला इस गोले को टच नहीं करेगा बल्कि दूर होगा। ये हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये वाला गोला इस गोले को बिल्कुल नहीं टच करेगा, क्योंकि ये वाला गोला इस गोले को नहीं टच करेगा। ऊपर वाले गोले किसी बीच वाले गोले के टच में होने के कारण ना तो ऊपर किसी चारों गोले टच करेंगे, एक को टच करेंगे, बाकी सबको नहीं टच करेंगे। यदि इसे टच करता है, इसे टच करेगा, फिर इसे टच करेगा, या इसे टच करेगा, इसे टच करेगा, तो ये फिर इसे टच करेगा। इस प्रकार से ये टचिंग में रहते हैं। लेकिन अब ये साइड वाला गोला, कोई भी साइड वाला गोला एक दूसरे को टच नहीं करेगा, मध्य से टच करेगा लेकिन साइड के गोले को टच नहीं करेगा। तो सेम वही कंडीशन जो ऊपर है वही कंडीशन यहाँ नीचे भी है, ये नीचे यह गोला टच नहीं करेगा। अच्छा, जब टच नहीं करेगा तो हम देख रहे हैं कुछ अब इस प्रकार से ये वाला गोला, फिर कुछ इस प्रकार संरचना बनी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जाएगा कि ये गोला भी नहीं टच करेगा। अच्छा, जब नहीं टच करेगा तो हम ऐसे इसको बना देते हैं, चलिए यार नहीं टच किया। अच्छा, जब ये नहीं टच किया तो ऊपर वाला गोला भी नहीं टच करेगा। तो जब नहीं टच करेगा तो हमको वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। जब कोई चीज़ इतना जाने पर टच नहीं करता है तो वहाँ जाने का कोई मकसद ही नहीं है, तो हटा देते हैं। बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा इतने में ही। दूर तक जाएंगे उतना ही भटकेंगे, तो हम चाहते हैं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जितने भटकेंगे आपको उतना ही उलझना पड़ेगा। तो उलझना नहीं पड़ेगा, आसानी से सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ तक तो 4R हो गया, और ये भुजा आपकी जी है, इसको आपने जी से नॉमिनेट किया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भुजा, इस भुजा की लंबाई ए होगी। अच्छा, इस भुजा की लंबाई ए होगी, इस भुजा की भी लंबाई ए होगी और इस भुजा की भी लंबाई ए होगी, यानी कि सारे 12 भुजा जो है इसमें, 12 भुजा मतलब कोर, 12 जो कोर हैं सबकी लंबाई जो है ए ही है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल 4R बनेगा, क्योंकि ये चार त्रिज्याएं मैच करती हैं 3 गोलों से। एक गोला बीच वाला संपूर्ण अपने कह सकते हैं संपूर्ण व्यास को दे देता है, जो कि 2R ये हो गया और 2R ये हो गया, मिल करके 4R हो गया। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं यदि हम इसे ऐसे मिला दें, इस केंद्र को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दें। अच्छा, बात ये है हम इसे मिलाते क्यों हैं? मिला इसलिए रहे ताकि हमारा समीकरण तैयार हो जाए। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पर देखें, अरे पहले ओनली समझ लें, यदि हम इसको यहाँ मिला देते हैं तो ये वाला कोण 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री होगा ही। इस पर भी ये फर्श बन जाएगा
और फर्स्ट से ये हाइट जो देख रहे हैं ए और ई के ए हाइट जो है 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा, जब 90 डिग्री बना ही लेगा तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। त्रिभुज बनेगा आपका ए ई और एच, समकोण त्रिभुज ए ई एच। तो यहाँ पर आपको ए का मान मालूम है, जबकि एच और ई का मान मालूम नहीं है। तो एच ई का मान मालूम कैसे चलेगा? हम यहाँ देखें कि एक त्रिभुज और तैयार हुआ है जिसका नाम है ई जी एच। ई जी एच में ये भुजा ई एच जो है वो कर्ण का काम करेगी। हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनेगा आपका ई जी एच, लिख देते हैं ई जी एच। अब यहाँ जी के सामने की जो भुजा होगी वो विकर्ण होगी, और वो विकर्ण जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, जिसका हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बताता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप पूर्वोक्त क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो चलिए, इसका जो कर्ण होगा वो होगा ई एच। हम इसे स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू यहाँ पर ई जी स्क्वायर कर दें ये वाली भुजा, और ये इसको आधार मानते हैं तो प्लस जी एच का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते हैं, हमें अगर ई एच का मान ही निकालना है तो बराबर करेंगे अंडर रूट करेंगे ई जी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है। यहाँ देखिए ई जी की वैल्यू ए है, फिर जी एच की वैल्यू भी ए है तो करेंगे ए स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा ई एच बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर मिल गया, फिर आगे देखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में है, a बाहर आ जाएगा और 2 रूट में ही रह जाएगा। यानी हमें मिल गया, क्या मिल गया? इसकी वैल्यू कितनी है? a√2 मिल गया। हमें EH की वैल्यू मिल गई और AE की वैल्यू तो पहले से ही पता है, क्योंकि हमने बताया था कोर की जो लंबाई हो A ही रहेगी सबके लिए। तो फिर हम आगे चलते हैं, इस साइड में हल करें। लिखना पड़ेगा हमको समकोण त्रिभुज। हमने बताया था AE और H, AE और H। AEH में यहाँ देखें कि जो इसका विकर्ण बन रहा है वो विकर्ण है ये, जिसे हम कहते हैं AH। क्या होगा यह? AH स्क्वायर करेंगे इक्वल टू यहाँ पर AE स्क्वायर प्लस ये आपका है EH स्क्वायर। ये हो गया, यह भी उसी प्रमेय से है, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर अब AH का अगर आपको मान निकालना है तो AH बराबर कर देंगे अंडर रूट AE को देखें, AE का मान कितना है? A स्क्वायर है प्लस अगर हम इसकी बात करें EH की बात करें तो ये मान आया है कितना? A√2 करेंगे A√2 का यहाँ पर कर देंगे होल स्क्वायर, ये यहाँ तक काम करेगा। फिर चलते हैं AH बराबर करें यहाँ पर ऐसे, ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, और यहाँ से √2 है तो हो जाएगा 2A स्क्वायर। ये √2 दो बार जब गुणा करेंगे तो एक निकल जाएगा बाहर, हम लिखेंगे 2A स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, AH का मान आपने लिखा है 4R इक्वल टू करेंगे यहाँ पर अंडर रूट, ये आ जाएगा 3, 2 और 1 9 3
ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 4r इक्वल टू हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा। फिर यदि हम r की बात करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा a√3/4। बस यही है रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r इन BCC सेल। देखिए कितना आसान रहा। सबसे पहले आप एक क्यूब बनाइए और क्यूब बना करके उसमें एक गोला भर दीजिए और उसकी त्रिज्या वही होनी चाहिए जो सारे परमाणुओं की थी। तो सारे परमाणुओं की त्रिज्याएं स्मॉल r थी, तो बीच वाले गोले की त्रिज्या भी स्मॉल r रह गई। अब देख रहे हैं a और h के बीच में एक हम रेखा खींच लेते हैं, और जब रेखा खींचेंगे तो 4r का निर्माण होगा। तो हमने लिख भी दिया था AH बराबर 4r। फिर आगे हमने इसको दिखाया। फिर ये देख रहे हैं ये दोनों भुजाएं, ये जो दोनों गोले हैं, इस पर जो भुजा है इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई a है। इसको हमने यहाँ दिखा दिया, इसकी लंबाई a है। अब हमें करना क्या है, E और H के बीच में एक विकर्ण डालना है, एक रेखा खींचनी है ताकि हम इससे एक संबंध स्थापित कर सकें, और इसका मान निकालना है। तो a² और a², यहाँ देखेंगे a² और a² हो जाएगा √2a²। इसमें से हम a कॉमन बाहर निकाल लेंगे, √2 बच जाएगा। तो EH का मान मालूम चल गया हमें, कितना होता है, a√2 होता है। अच्छा, जब इसका मान मालूम चल गया तब एक समकोण त्रिभुज तैयार हुआ यहाँ से होकर के यहाँ तक, समकोण त्रिभुज AEH, और वो है AEH। AEH में AH जो है वो कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब में हम देख रहे हैं AE को माने हैं, जिसका वैल्यू है a, और EH स्क्वायर जो EH है उसका वैल्यू है a√2। a√2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। और जब हम a√2 के होल स्क्वायर की बात करें, इसकी वैल्यू आ जाती है 2a², और ये स्क्वायर प्लस 2a² इक्वल टू 3a²। अब 3a² में a, चूँकि रूट के अंदर है, स्क्वायर है, वो आ जाएगा बाहर। AH इक्वल टू 4r होता है, यहाँ से आपको मिला, और ये 4r यहाँ से मिला। 4r इक्वल टू a√3 और r इक्वल टू a√3/4। ये आपका दूसरा सेल है जिसमें a और r के बीच में रिलेशनशिप है। हम कह सकते हैं यदि हम दूसरे सेल की बात करें जिसका नाम था BCC, तो BCC में r इक्वल टू आया है आपका a√3/4। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि रेडियाई और जो कोर की लंबाई है इनके बीच में संबंध निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आगे चल करके जब आप देखेंगे जिसमें पढ़ना है डेंसिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। प्रत्येक सेल में जो A की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू R, यानी R के आधार पर, R के अनुसार वो बदलती रहेगी। तो एक बार इसे देख लीजिए आप लोग, फिर हम बताते हैं FCC के बारे में। देख लीजिए, हट जाते हैं। चलिए अब हम अगला लेते हैं जिसका नाम है FCC। FCC EFCC को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं। इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, बस पहले आप क्यूब बनाएंगे। सबसे पहले काम रहेगा क्यूब का। ये बन गया क्यूब, और फेस सेंटर में वही सारी बातें रहेंगी कि प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होगा, और साथ साथ प्रत्येक फेस पर जो 6 फेस हैं
6 फेस पर एक एक परमाणु होगा, यानी क्रिस्टल जालक का निर्माण, यानी क्रिस्टल का लैटिस पॉइंट प्रत्येक फलक भी होगा और प्रत्येक कोना भी होगा। चलते हैं हम इसका एक भाग, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। हम इसका एक पार्ट यानी एक फेस निकाल लेते हैं। एक फेस मतलब सबसे ऊपरी फेस ए बी सी डी को बाहर निकालते हैं। ए बी सी डी में देखते हैं कि एक यूनिट्स एक जो एटम्स है वो बीच में पाया गया, फेस में पाया गया। अच्छा, सपोज कीजिए जब सबकी त्रिज्याएं एक समान हो, जब सबकी त्रिज्याएं एक समान हो तो 4 गोलों के बीच में एक गोला कैसे बैठेगा? मतलब चारों गोलों की त्रिज्याएं जो ये हैं कोने कोने पर, सबकी त्रिज्याएं एक समान हो और उसी त्रिज्या का एक गोला बीच में बैठना हो। तो अगर एक गोला बीच में बैठाना है तो निश्चित है इन चारों को दूर कर देगा। जब इन चारों को दूर कर देगा तो ये गोला टच में हो जाए किसी के। और कैसे टच में होगा? चलिए एक गोला हम बीच में ऐसे टच रख देते हैं। अच्छा, जब बीच में बैठाएंगे तो चारों दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन बीच वाले गोले के टच में रहेंगे ही। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हर फेस पर पाई जाएंगी, इसी प्रकार की संरचना। अच्छा, जब इसी प्रकार से हर फेस पर पाई जाएगी तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट किसी गोले की एक केंद्रीय पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये टच करेगा, ये टच नहीं करेगा और ये भी टच नहीं करेगा। यानी कि हम बात किए हैं बी वाले गोले की, सी वाले गोले की और हम बात किए हैं डी वाले गोले की। 3 गोले की बात किए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ज़रा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसे ए है ना, ए सी से लेकर के डी के बीच की दूरी भी ए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, एक आर ये। यानी हम कह सकते हैं सी डी बराबर 4R, सी डी इक्वल टू 4R हो गया। और यहाँ पर जो सी डी क्यों, सी बी, डी नहीं, सी बी इक्वल टू 4R, सी बी न बोल के बी सी बोलिए, वो ज़्यादा सही रहेगा याद करने में भी। सी बी से अच्छा है बी सी। फिर ये यहाँ पर सी डी इक्वल टू है ए और बी डी इक्वल टू भी है ए। और इससे एक समकोण त्रिभुज तैयार होता है जिसका नाम है बी डी सी, समकोण त्रिभुज बी डी सी। अच्छा, समकोण त्रिभुज जब बी डी सी तैयार हो गया, जैसे ही समकोण त्रिभुज का नाम आ जाए तो तुरंत पाइथागोरस को याद कर लेते हैं। पाइथागोरस के अनुसार जो ये सी डी क्या कहते हैं बी सी एक कर्ण है, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आपका सी डी स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर रहेगा बी डी स्क्वायर। अब देखते हैं कि सी डी की वैल्यू है ए, रूट के अंदर होगा आपका ए, यहाँ पर वी डी की वैल्यू है ए, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू हमने लिखा है क्या 4R, यहाँ पर ये 4R इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर। अब यहाँ से आप 4R करेंगे तो ये a बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 2 और R इक्वल टू करेंगे a रूट 2/4 हो जाएगा, a रूट 2/4। और यही a और r के बीच में रिलेशन होगा वो FCC क्रिस्टल के लिए, FCC यूनिट के लिए। तो लिख देते हैं तीसरे के लिए FCC के लिए R इक्वल टू हो जाएगा R इक्वल टू a रूट 2/4। ये है फार्मूला
FCC के लिए। एक बार इसे फिर से हम दोहरा देते हैं कि ये कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें 6 फलक 8 कोने हैं। 8 कोने पर एटम्स बराबर त्रिज्या के उपस्थित हैं और बराबर त्रिज्या के ही प्रत्येक फेस पर एटम उपस्थित हैं। तो हम किसी एक फेस को काट करके अलग कर लेते हैं। यह है फेस जिसको हमने लिया BCD के रूप में। तैयार हो गया एक समकोण त्रिभुज BCD, जिसमें BC ये 4 त्रिज्याओं से मिलकर के बना हुआ है। 2 त्रिज्या सेंटर वाला और 2 त्रिज्या कोने कोने वाला। तो 4 त्रिज्याओं का फॉर्मेशन हुआ। तो 4R हमने लिख दिया और CD = A है, BD = भी A है। पाइथागोरस प्रमेय से BC जिसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों का मान AA है तो 2A² हो जाएगा। 2 को अंदर रख करके A को बाहर कर लेंगे, √2 हो जाएगा और बाहर A हो जाएगा। R = A√2/4। तो इस प्रकार से हमने पाया कि जो 3 प्रकार के विशेष यूनिट सेल हैं जिनका प्रयोग हम बार बार करेंगे, रेडियाई और उनके कोर की लंबाई के बीच में संबंध स्थापित किया गया। बार बार इस सब प्रयोग में आता रहेगा। न्यूमेरिकल आप हल करेंगे उसमें इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें 2 टाइप के प्रश्न भी आते हैं। हम आपको बताएंगे 2 टाइप के प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला टाइप तो ये होगा कि यदि किसी यूनिट सेल का, वो नाम दिया होगा, किसी यूनिट सेल का त्रिज्या दिया गया हो तो भुजा बतानी हो। और दूसरा टाइप ये होगा किसी यूनिट सेल का भुजा दिया गया, ये जो अगर R दिया गया तो भुजा बतानी हो और दूसरे में भुजा दिया जाएगा तो R बतानी, लेकिन दोनों में अलग अलग। पहले टाइप में R को निकालना होगा, भुजा दिया रहेगा। दूसरे टाइप में भुजा दिया रहेगा, R को निकालना रहेगा। कुछ इसी प्रकार से सवाल भी आते रहेंगे और हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से इस यूनिट सेलों में SC, BCC और FCC को देख लेते हैं। SC के लिए R = A/2 और BCC के लिए R = A√3/4 और FCC के लिए R = A√2/4। तो बस इतना ही। ये 3 प्रकार के जो यूनिट सेल हैं इनको आप तैयार रखेंगे। इसमें R और A के बीच में जो रिलेशनशिप आया उसको अच्छे से तैयार रखिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वो चाहे डेंसिटी निकालनी हो, चाहे रेडियाई निकालनी हो, या जहाँ पर हमको पैकिंग इफ़िशियंसी की बात होगी आगे। अभी आगे चल कर के 2 प्रकार के डेरिवेशंस हैं, जिसमें पैकिंग इफ़िशियंसी एक होता है और एक है डेंसिटी, यानी किसी एकक सेल का घनत्व। घनत्व कहें तो कोई छोटा सेल है, उसमें कितने परमाणु का द्रव्यमान व्यवस्थित है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसके आधार पर उसका वजन कैसे आए, मतलब ये सारी बातें तैयार होंगे आपके डेंसिटी में। और डेंसिटी के बाद हम पढ़ेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी, कोई क्रिस्टल जालक कितने अच्छे से कब पैकिंग में होता है। तो दोस्तों में विश्वास है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो बताई गई वो अच्छे से समझ में आ रही हैं और इसे आप लोग अच्छे से तैयार भी करिएगा। धन्यवाद।